नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हिंदी में तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। ये नागार्जुन का एक लेख है। इसमें लेखक ने क्या बताया है कि जब वो हिमालय की यात्रा पर जाता है तो वहाँ पर वो वहाँ का जो दर्शन करता है, वहाँ का जो वातावरण देखता है, उसके बारे में इस लेख के अंदर बताया है। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? हिमालय की बेटियां कौन है? हिमालय से क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। नदियों के बारे में लेखक बता रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। वो जो नदियाँ हैं वो उनको मैंने जब दूर से देखा तो ऐसी लगती थी, गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। एक जो भ्रांतिमान जो औरत होती है, महिला होती है, उसके समान वो लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उन नदियों के प्रति मेरे दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, यानी कि उनमें मैं नहाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय के कंधे पर चढ़ा यानी कि वो वहाँ पे हिमालय की यात्रा पर गए हुए थे। तो जब मैंने वहाँ पे नदियों का रूप देखा तो वो कुछ और ही था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। वहाँ पर उन्होंने नदियों को किस प्रकार देखा कि वो उछल कूद रही हैं, यानी कि वहाँ पर पहाड़ है, ऊपर से नीचे गिर रही हैं, उछलने कूदने जैसे लग रहा है, उल्लास उनके अंदर है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो उल्लास है ये मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ पर हिमालय का और नदियों का एक तरह से मानवीकरण किया गया है, इंसान से तुलना की गई है यहाँ पर उनकी। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, तब भी मुझे इतना आश्चर्य और अचंभा सा नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बेटियों की बाल लीला यानी कि हिमालय की बेटियां कौन है? नदियां। और वो अपने हिमालय यानी अपने पिता की गोद में खेल रही हैं। तो उन एक तरह से उनकी जो बाल लीला देखकर मुझे जो विस्मय हो रहा है वो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक ये सब अपने मन में सोच रहा है कि ये जो इतनी रफ्तार से ऊपर से नीचे गिरती हुई इधर उधर भागी जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है? इनका लक्ष्य कहाँ है? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ जली यानी कि जहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है, तो वो पहाड़ियाँ कैसी प्रतीत हो रही हैं? एक नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ। उपत्यकाएँ क्या होती हैं? जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका लीला निकेतन यानी कि जहाँ पर ये रास लीलाएं करती हैं, जहाँ पर उछल कूद करती हैं, उनका यह निकेतन यानी ये घर उनका कैसा है? जहाँ पर बर्फ़ जली पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं, बंधुर हदित्यकाएँ और सरसब्ज उपत्यकाएँ हैं। ऐसा उनका लीला निकेतन यानी ऐसा उनका खेल कूद का घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बीती बातें याद करने का मौका यानी कि वहाँ पर जाकर दूर निकलने के बाद इनकी रफ्तार थोड़ी धीरे हो जाती होगी, तब इनको पिछली बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कि यह कौन जानता है कि बूढ़ा जो हिमालय है, जो जिसका एक बूढ़े आदमी से हिमालय की तुलना की गई है, कि वो अपना कितना सिर धुनता होगा, किसके लिए? अपनी बेटियों को वहाँ पर रोकने के लिए। लेकिन ये क्या हैं? उतावली हैं, नटखट हैं,
वहाँ पर रुकती नहीं हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। उत्तर के अंदर जो हिमालय स्थित है वहाँ पर सिर्फ मौन के अलावा कुछ भी नहीं है, शांति के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सभी नाम जो यहाँ पर है ये सब नदियों के नाम हैं। रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी ये सभी किसके नदियों के नाम हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ये सभी छोटी बड़ी हिमालय की बेटियां हैं जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दोनों के नाम लेते ही आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी कि हिमालय की जो बर्फ है वो पिघलती है तो एक एक बूंद जुड़कर न जाने कब इतना सरोवर इकट्ठा हो गया पानी का कि ये दो महानदियां बन गई हैं। कौन कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाथ पकड़ने का श्रेय कैसे मिला? यानी कि जो सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र से मिलती हैं। तो यहाँ पर समुद्र का एक पुरुष, समुद्र की पुरुष से तुलना की गई है और नदियों की स्त्री से। तो समुद्र को यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली बताया है कि उन्हें हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जिन्होंने इन नदियों को हिमालय पर जाकर नहीं देखा है, सिर्फ मैदान में देखा है, वो इस बारे में नहीं सोच सकता कि ये बच्ची अपने पिता की गोद में यानी कि ये नदियाँ हिमालय की गोद में कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, पहाड़ियों के लिए आकर्षक क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, रोज ये सब देखते हैं, इसलिए उन्हें शायद आकर्षक ना लगता हो। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कि हिमालय की जो बेटियां हैं वो समुद्र से जाकर मिलती हैं तो एक तरह से हिमालय को ससुर और समुद्र को नदियों का पति यानी कि हिमालय का दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। कालिदास का एक काव्य है, खंड काव्य मेघदूत, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। उसमें मेघदूत से उन्होंने यक्ष ने कहा था कि वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी कि जो भी कोई इन नदियों को घाटियों यानी पहाड़ी घाटियों जहाँ से ये निकलती हैं वहाँ पे और समतल आंगन यानी मैदान में देखेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, उसे इसी प्रकार से उनके अंदर अंतर दिखाई देगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता कहा है। नदियाँ लोक माता क्यों हैं? क्योंकि नदियों से हमारे सिंचाई का काम चलता है और भूमि जो उपजाऊ बनती है, इसलिए वो संसार का भरण पोषण करने में काम आती है, इसलिए इन्हें लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक इन्हें माता के अलावा किसके रूप में देख रहा है? बेटियों के रूप में देख रहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। यानी कि काफ़ी कवियों ने नदियों की तुलना किससे की है? अपनी बहन से की है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग जो तिब्बत में है, तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील कैसे? यानी बहते हुए जल ने, ठीक है।
तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगा लेखक? जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन, नदी को अपनी बहन से तुलना कर रहा है, अपनी बहन मान रहा है कि तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीलाएं हैं जो अचरज अचंभा करने वाली यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी कि मेरा मन है वो आनंदित हो गया है। खुमारी मन जिससे हट गया है, किससे? उसका जो तबीयत ढीली थी यानी कुछ बीमार सा महसूस कर रहा था लेखक, तो वो उससे उसका मन हटकर क्या हो गया है? आनंदित हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ, तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारा पिता है वो चिंतित है। क्यों चिंतित है? बेटी जब अपने बाप से दूर जाती है तो उसे चिंता तो होती ही है कि पता नहीं कैसे रहेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इस प्रकार से आपका पिता जो है हिमालय वो चुपचाप है लेकिन चिंतित है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी यानी कि पृथ्वी पर तुम आ गई हो, इसके चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो हिमालय है वो अनुपम और बहुत ही सुंदर छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट डे भेजेंगे। पाठ को पढ़ना और अपनी पढ़ाई आपको स्टार्ट कर देनी है। जब तक लॉकडाउन रहेगा हमको ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करना। धन्यवाद।